नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश त्रिपाठी एक बार फिर से आइकॉनिक टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ से बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। इन सवालों पर एक नज़र डालेंगे। उसके पहले हम एक चर्चा करेंगे, आखिर आज जो आपको द्वीप महाद्वीप दिखाई पड़ते हैं, ये कैसे बने होंगे और ये किस कारण से पर्वत बनाने में कारक बनते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले 1912 की बात है। विग्नर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि एक ऐसा युग रहा कि जब केवल एक ही स्थल होता था जिसे पैंजिया कहा उन्होंने ही कहा, और उसके चारों ओर पूरा पानी का क्षेत्र था जिसे पैंथालासा नाम बताया। और उन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग आते इसमें दरारें पड़ना स्टार्ट हुई, दो हिस्सों में टूट गया, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर में जो हिस्सा टूटा अंगारा लैंड या लारेसिया, दक्षिण में जो हिस्सा टूटा गोंडवाना लैंड कहा गया। और ये इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा सागर बना जिसे टैथिस सागर नाम दिया। समय बीतता रहा और काफी सालों बाद, करोड़ों सालों बाद, जुरैसिक युग में इन टूटे हुए द्वीपों में फिर से विभाजन शुरू हुआ और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, अंटार्कटिका, इंडिक, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी प्लेटें टूट गई। आज आप जानते हो जो बृहद बड़ी प्लेटें हैं उनकी संख्या 7 है। ठीक है। और जो आपकी लघु प्लेटें हैं वो 20 हैं। और बिल्कुल जो छोटी प्लेटें हैं उनकी संख्या 100 से अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से ये शुरुआत हुई। लेकिन एक चित्र ये है जिसके नीचे वालबारा लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि ये वालबारा क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा, आज के जो मॉडर्न ज्योग्राफर हैं वो ये बताते हैं कि पैंजिया के पहले भी स्टार्टिंग में स्थल पर एक छोटा सा स्थल दिखाई पड़ा होगा और उसका नाम दिया गया है वालबारा। वालबारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया पिलबारा क्षेत्र से एक शब्द है, एक स्थान है वहां पर, उसी से ये क्षेत्र है। वैसे आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा लौह ऐश के लिए जाना जाता है, ये भी उसी के लिए प्रसिद्ध है। आगे आपको ध्यान देना है, इसके बाद भी 7 कंसेप्ट है, 7 और इसका स्वरूप बड़ा हुआ है, फिर और बड़ा हुआ है, तब जाकर ये पेंजिया में स्वरूप लिया है। ये मॉडर्न ज्योग्राफरों का बताना है। आगे इसके बारे में भी समझेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। यहाँ जब आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरेशियाई प्लेट है और ये इंडिक प्लेट है। इंडिक प्लेट आपका कहाँ से टूटा है? अफ्रीकन प्लेट से टूटा हुआ। और इसकी दिशा क्या है? गति का उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व की ओर दबाव बल लगा और उस दिशा में गतिशील हो गया। यहां से टूटने के बाद करोड़ों साल लगे होंगे यहां पहुंचने में। यूरेशियाई प्लेट आपका है, पूरब दिशा में यहां भी दबाव बल लगा हुआ है, ये भी थोड़ा सा गतिशील में है और ये भी गतिशील में है। और जब ये टकराए होंगे तो बीच में जो टैथिस सागर है, यहाँ बहुत सारा बताया गया, इसमें मलबा है। मलबा रहा होगा टूटने के उपरांत भी। उसके बाद बहुत सारी नदियां भी आकर इसमें गिरती रही होंगी और ये नदियां क्या करती होंगी? अवसाद भी लेकर जाती होंगी। और जब ये टकराए तो ये टैथिस सागर का मलबा ही आपका आज जो हिमालय बना हुआ है वो टैथिस सागर के मलबे से बना। तो इसीलिए हिमालय कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब ये टकराया तो यूरेशियाई प्लेट पर जो हिमालय बना उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, 4 श्रेणियां हैं। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यहाँ पर इंडिक प्लेट पर जो हिमालय बना उनकी संख्या 3 बताई गई। एक है बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री या मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तीसरा आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो ये सब किस पे बने? इंडिक प्लेट पर बने। अब आपको ध्यान रखना है, ये दोनों प्लेटें टकराने के बाद कौन सी प्लेटें क्षेपित हुई है और कौन सी ऊपर आई। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है वो क्षेपित हो जाती है
वैसे आप जानते हो महासागरीय प्लेटें जो होती हैं उनका घनत्व अधिक होता है, और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है उनका घनत्व कम होता है। और ऐसा इसलिए कि महासागरीय प्लेटों पर बेसाल्ट चट्टान होती है, और महाद्वीपीय प्लेटों पर जो चट्टानें देखने को मिलती हैं ग्रेनाइट और नीस देखने को मिलती है। तो ग्रेनाइट नीस का घनत्व वैसे भी कम है, बेसाल्ट का घनत्व ज्यादा होता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि इंडिक प्लेट तो एक महाद्वीपीय प्लेट है। देखो ये महाद्वीपीय प्लेट के साथ साथ महासागरीय प्लेट भी है। इस तरफ अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्षेत्र जो है महाद्वीप के साथ साथ सागरीय क्षेत्र भी इस पे लगा हुआ है, संलग्न है। इस प्रकार से इसका घनत्व क्या हो जाता है, यूरेशियाई प्लेट से अधिक होता है। यूरेशियाई प्लेट का जो सागरी महासागरीय प्लेटें हैं वो नहीं है ज़्यादा, कह सकते हैं महासागरीय प्लेट इस पे कम शामिल होती हैं, इसमें ज़्यादा शामिल हो जाती हैं। इन दोनों के टकराने के बाद ये सारा परिणाम आया। इसे नवीन वलित पर्वतमाला कहते हैं। विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला आपका हिमालय। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा और विश्व का दुनिया का सबसे चौथा लंबा पर्वत श्रेणी है। आगे हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहां पर हम देखने के प्रयास करें कि आपका जो ये हिमालय है ये क्या क्या नाम है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, यूरेशियाई प्लेट पर जो हिमालय आपका बना उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। इसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को उस पार का हिमालय या पारी हिमालय या इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय 4 श्रेणियां हैं। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा तिब्बत चीन में कैलाश, और चौथा भारत में ही है जास्कर। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं, ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं। इनका अगर आपसे क्रम पूछे कि उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम लगाइए, तो आपको क्या बताना होगा। ऊपर आपका क्या है, उत्तर है, नीचे आपका दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम होगा काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर। और जब दक्षिण से उत्तर बोला जाए तो फिर आपका जास्कर, कैलाश, लद्दाख, काराकोरम ये बताना हो। इनकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर, ध्यान रखना ये है। अब ध्यान देना, जो इंडिक प्लेट टकराई है वो यहां से आपको देखने को मिलेगी। ये जो पर्पल लाइन मैंने बनाया है, महान हिमालय, यहां से देखने को मिलेगी। तो ये जो नीचे के जो और आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इंडिक प्लेट पर बने हिमालय। ये दिशा आपका क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन ध्यान देना थोड़ा सा। ये डायरेक्शन आपका वेस्ट है भारत के अकॉर्डिंग। इधर आपका क्या है, पूरब है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पश्चिम में एक पर्वत बनता है, नंगा पर्वत, बुंजी के पास में बनता है। पूरब में एक पर्वत बनता है नामचा बारवा पर्वत, यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहीं से एक मोड़ आता है, ज्योग्राफी इस मोड़ को क्या कह सकते हैं, अक्ष संधीय मोड़। अक्ष संधीय मोड़ आ गया पूरब में भी। तो पूरब में ये मोड़ आया तो फिर नीचे की ओर जब भाई जो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कुछ चीजें बेंड भी होती हैं। बेंड होने के बाद भी इधर कुछ पहाड़ियां बनी, और ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार की सीमा पर है, तो ये म्यांमार से सीमा भी बनाती है। इसका कुछ हिस्सा जो म्यांमार में बड़ा हिस्सा पड़ता है, कुछ नहीं, तो वो अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय के बनने का परिणाम है। और फिर उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी ये चीजें बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, सागरी क्षेत्र है, तो वो सागर में बना हुआ है, आपको बाहर से नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन कुछ द्वीप आपको बाहर दिखाई पड़ते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका परिणाम है, हिमालय के बनने के बाद ये द्वीप आए। ठीक है, वो पर्वत है एक प्रकार से, वो बाहर दिखाई पड़ते हैं पानी के तो आपको द्वीप लगते हैं, बाकी वो पर्वत हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्थल पर दिखा, वैसे वो सागर में भी दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद ध्यान देना होगा, पूरब के बाद पश्चिम में नंगा पर्वत है,
दरअसल नंगा पर्वत क्या है कि ये ऐसा पर्वत है जब बर्फबारी होती है तो यहाँ बर्फ रहता है, गर्मी आने पर यहाँ की जो बर्फें पिघलती हैं, तो बिल्कुल वीरान हो जाता है, शुष्क हो जाता है। यहाँ पानी नहीं बरसता, कोई प्रकार की वनस्पति वगैरह कुछ नहीं होती, शुष्कता अधिक रहती है, तो ये नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अच्छ संधि मोड़ आता है। यहाँ पर भी क्या है? अच्छ संधीय मोड़ है, पश्चिम में भी। आपसे पूछेगा हिमालय में पश्चिम में अच्छ संधि मोड़ कहाँ से है? तो आपका जवाब होना चाहिए नंगा पर्वत से है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है, ये मोड़ आने के बाद एक पहाड़ी फिर बनती है। इसे पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं सुलेमान श्रेणी। ये सुलेमान श्रेणी बन गई। और नीचे आएँगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किरधर श्रेणी। ये आपका भी पाकिस्तान में पड़ेगा, ठीक है? किरधर श्रेणी पर आपका कौन-सा दर्रा पड़ता है? तो आपको याद रखना है बोलन दर्रा पड़ता है, याद रखिएगा। इस दर्रे से भारत में कौन आया? तो बता सकते हो प्राचीन काल में सिकंदर आया, ठीक है? बोलन दर्रे से। ईरान जा सकते हो इस दर्रे से आगे। आगे समझना है, इस बृहद हिमालय के बाद नीचे हिमालय बना, उसकी हाइट कम है, थोड़ा-सा हम यहाँ पे ऊँचाई लिख देते हैं। बृहद हिमालय की जो औसत हाइट है, कितनी है? 100 मीटर इससे अधिक है, 6100 मीटर है, ठीक है? और ये दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वतमाला है, बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री, ठीक है? या मुख्य हिमालय, अंग्रेजी में ग्रेटर हिमालय। इसके नीचे आपको पड़ता है मध्य हिमालय, ये वाला जो आपका हिमालय देखने को मिलता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये पूरा आपका मध्य हिमालय है या इसी को लघु भी बोलते हैं, ये हो गया। तो लघु हिमालय के अंतर्गत या मध्य हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आती हैं। एक आती है पीर पंजाल श्रेणी, एक आती है धौलाधर श्रेणी, एक आती है नाग टिब्बा श्रेणी और एक आती है महाभारत श्रेणी। ये 4 श्रेणियाँ आती हैं। भारत से पूछ सकता है कि इसका विस्तार कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो आपको देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर और प्लस हिमाचल प्रदेश में। 2 राज्यों में ये देखने को मिलती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, धौलाधर श्रेणी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? धौलाधर श्रेणी आपको हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो और उत्तराखंड में देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश और प्लस उत्तराखंड, ये राज्य में फैली है। जब आप नाग टिब्बा देखोगे लघु हिमालय का, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तराखंड और ये नेपाल। तो यहाँ पर उत्तराखंड और प्लस नेपाल, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद जब महाभारत श्रेणी को देखोगे तो ये केवल आपको दिखाई पड़ रहा है कहाँ पर? नेपाल। ये पूरा का पूरा कहाँ दिखाई पड़ रहा है? नेपाल, ठीक है? तो ये हो गया। अब बारी है कि इस हिमालय की जो हाइट है कितनी है? तो ये लघु हिमालय की हाइट है 3700 मीटर से 4500 मीटर औसतन ऊंचाई। और इसके नीचे आप जब देखेंगे तो ये क्या है? बाह्य हिमालय या कह सकते हो इसे शिवालिक हिमालय। तो ये बाह्य या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब ये बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय जो आपको देखने को मिलता है, वो लघु हिमालय के दक्षिण में देखने को मिलता है, ठीक है? लघु हिमालय से ये जो अलग हो रहा है शिवालिक हिमालय, तो ये क्या कह सकते हैं? ये सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है और ऊपर आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग हुआ है, लघु और बृहद। और यहाँ पर सिंधु सांगपो सचर जोन से ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय अलग हुआ है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, आगे के क्रम में चलेंगे। थोड़ा सा हम अच्छा, शिवालिक की हाइट औसतन आपको ध्यान रखना होगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और आपको बता दूँ, जब ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी नीचे की ओर जाती है, तो भारत के अलग-अलग राज्यों में से अलग-अलग नामों से जाना जाता है।
जैसे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में से पटकाई बूम की पहाड़ी कहते हैं, आप सुने होंगे। और नागालैंड में से नागा की पहाड़ी कहते हैं, और इसी पर लिसांग की पहाड़ियाँ भी हैं। यहीं से आपकी धनसरी नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। उसके बाद नीचे आएँगे तो मणिपुर की पहाड़ी मिलती है, और नीचे आएँगे तो मिज़ो की पहाड़ी मिलती है। ये नीचे की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। मिज़ोरम में आपको और बता दूँ कि एक पहाड़ी आपकी इधर देखने को मिलती है, इस तरफ। इसे क्या कहा जाता है? इस पहाड़ी को? इस पहाड़ी को कहा जाता है लुसाई की पहाड़ी। दरअसल लुसाई की पहाड़ी लुसाई जनजाति के कारण, मिजो की पहाड़ी मिजो जनजाति के कारण, नागा की पहाड़ी नागा जनजाति के कारण। ये सब नाम जो जनजातियां उस पर्वतीय इलाके में रहती हैं, उन्हीं के नाम से पर्वतों का नाम या पहाड़ियों का नाम पड़ा हुआ है। लुसाई की पहाड़ी बांग्लादेश और मिजोरम मतलब भारत के बीच में ये सीमा बनाने का काम करती है। ये सारी बातें आप जान चुके हो, और अब हम देखेंगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट लंबाई चौड़ाई के बारे में। आपसे ये पूछा जाए कि आपका जो हिमालय बना, उसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है या पूरब में अधिक है? तो हमेशा याद रखना, इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम में क्या है? अधिक है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है? 500 किलोमीटर। और पूरब में इसकी चौड़ाई कितनी है? 200 किलोमीटर। इधर चौड़ाई बहुत ही कम है। ऐसा इसलिए है, विद्वान लोग बताते हैं कि जो दो प्लेटों के बीच दबाव बल लगा था, वो पूरब में अधिक लगा था। अब जैसे आप ध्यान देना, जैसे दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, आपस में जब टकराई हैं, और टकराने के बाद यहाँ पे जो मलबा रहा होगा, ये ज़्यादा थोड़ा दबाव बल ज़्यादा था, तो यहाँ का मलबा ज़्यादा ऊपर उठा, तो यहाँ पर चौड़ाई कम हो गई, पर्वतों की ऊंचाई बढ़ गई। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय की ऊंचाई किधर अधिक मिलती है, तब आपको बताना होगा कि पूरब में हिमालय की ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है, और पश्चिम में क्या देखने को मिलता है? इसकी ऊंचाई कम देखने को मिलती है। अब ध्यान देना है यहाँ पर एक बात और, तो ये लंबाई कितनी है? तो ये 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या कह सकते हो, कहीं कहीं आपको 2500 किलोमीटर भी मिलता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चौड़ाई पश्चिम में अधिक, कम पूरब में है। लंबाई कितनी है सब मिलाकर? तो आपको ध्यान देना है 2400 या 2500 किलोमीटर है। उसके बाद एक बात और समझना है, ये जो आपका ऊपर ये हिमालय है काराकोरम, ये काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, ये है। देखो इसमें मानचित्र नहीं बना हुआ है। मानचित्र वाली चीज़ों में मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ। यहाँ पे चीज़ों को स्पष्ट आपको समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी पर ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाएगा? तो काराकोरम श्रेणी पर कई पर्वत हैं, ऐसे K1, K2, K3, K4, ऐसे करके 67 पर्वत हैं, 67। उसमें जो K2 है काराकोरम 2, के से मतलब होता है काराकोरम, 2 से 2, काराकोरम 2 जो है, या जो कह सकते हो जो K2 है, उसे गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है। गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है, ये कहा जाएगा आस्टिन, ठीक है। अब ये K2 गार्डविन आस्टिन जो है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और कितना ऊंचा पर्वत है? इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये जो है आपका दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या हो गया? K2 गार्डविनास्ट। ये वर्तमान में पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, और पाकिस्तान ने इसका नया नाम भी सोच लिया। इसे शाह गौरी नाम दिया है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम पर इसका नाम रखा है। अब आपको ध्यान देना है कि जो लद्दाख श्रेणी है, इसकी भी एक बहुत चर्चित चोटी है। इस चोटी का नाम है राका पोसी। आपने सुना होगा इसके बारे में, राका पोसी के बारे में। तो राका पोसी के बारे में आप जानते होंगे। राका पोसी, राका पोसी विश्व की सबसे ढालू चोटी है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ढालू चोटी अगर आपसे पूछे, राका पोसी बताना है, ठीक है।
कितनी हाइट है? 7-7, 8-8 मीटर, ये इसकी हाइट है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हिमालय पर आ जाते हैं। हिमालय की जो सबसे ऊँची चोटी है उसका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, हिमालय की जो सबसे ऊँची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है आपका, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? नेपाल में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, चीन में भी इसका थोड़ा-सा विस्तार है, तिब्बत चीन में। इसकी हाइट है 8,848.84 मीटर। ये इसकी हाइट है और कहते हैं कि इसकी ऊँचाई बढ़ भी रही है, कई किताबों में इसको 8,850 मीटर भी दिखाया गया है, बताया गया है। माउंट एवरेस्ट को अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है, किस देश में फैला हुआ है? ये माउंट एवरेस्ट है मान लीजिए। माउंट एवरेस्ट ये है और इसकी ऊँचाई मैंने बता दिया है आपको, कितना है? 8,848.84 मीटर, ये हाइट है। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसका इतना हिस्सा जो है इधर नेपाल में पड़ता है, ठीक है? नेपाल में, और इस तरफ का हिस्सा तिब्बत चीन में पड़ता है। तिब्बत चीन में पड़ता है और इस पर्वत का जो ढाल है सबसे ज़्यादा किधर देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा ढाल आपको नेपाल की ओर देखने को मिलेगा। सवाल ये बन जाए कि अगर माउंट एवरेस्ट पर आपको चढ़ना है तो किस तरफ से चढ़ेंगे? तो आपको याद रखना तिब्बत चीन की ओर से ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जाता है। ये भी सवाल आ चुका है, ठीक है? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पहलू था। उसके बाद तिब्बत चीन में माउंट एवरेस्ट को चुमोलुंगमा कहा जाता है। चुमोलुंगमा। चुमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रहे, नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। सागर माथा, ठीक है? और ये सागर माथा जो है आपका, ये नेपाल में कहलाता है। बाकी वैसे इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और ये आगे चलते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें आप समझ गए। माउंट एवरेस्ट के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर और कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं? तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है? मकालू है, मंसालू है, कंचनजंगा है, ठीक है? यहाँ पर आपका, ये थोड़ा ऊँचा बना देते हैं। यहाँ पर आपका गौरीशंकर है, ठीक है? धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, हाँ? ये सारी हैं। नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेत है, ये सारे इसी पे पड़ने वाले पर्वत हैं, ठीक? अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कुछ रोचक घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये बृहद हिमालय और नीचे लघु हिमालय। इसके बीच में 2 खुली घाटियाँ हैं। एक पश्चिम में कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। इधर आपका पूरब में भी एक खुली घाटी है जिसे काठमांडू घाटी कहा जाता है। आपसे पूछेगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में 2 खुली घाटियाँ हैं। आपको पता हो लघु हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दोनों की लंबाई की अपेक्षा मध्य हिमालय की लंबाई कम है, इसलिए लघु हिमालय कहा जाता है। इंडिक प्लेट पर बने 3 हिमालय, शिवालिक, मध्य और आपका ये महान। तो महान और शिवालिक के बीच में आपका क्या पड़ता है? लघु पड़ता है, उसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। यहाँ पर देखना, बृहद हिमालय ये है आपका, ठीक? लघु हिमालय ये है आपका। अब ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच में 2 खुली घाटियाँ हैं। पश्चिम में जो घाटी है उसे कहा जाता है कश्मीर घाटी, ठीक है? कश्मीर घाटी बहुत मनोरम स्थान है। भारत में बहुत सारे ऐसे रोचक सुंदर स्थान जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं जो घाटियों में बसे हैं। अभी आप जानते हो भारत का जो आतंकी हमला हुआ भारत में बैसरन घाटी में हुआ, वो भी कश्मीर घाटी में ही पड़ता है। और वो कश्मीर घाटी में एक पहलगाम जगह है, उस इलाके में पड़ता है। पहलगाम में 3 घाटियाँ आती हैं, लिद्दर घाटी आती है, बैसरन घाटी आती है, जहन घाटी आती है। जहन घाटी से आपको याद रहो शायद, जहन घाटी का नाम अब बेताब घाटी हो गया है। अब क्या, बहुत पहले ही हुआ, 1983 में एक मूवी आई थी सन्नी देओल और अमृता सिंह की, आपको बेताब याद होगा। अब हम जवां होंगे, हाँ?
ये आया था ना, तो वही बेताब घाटी भी है। कश्मीर घाटी इधर पड़ता है पश्चिम में, और यहाँ पूरब में क्या पड़ता है आपको ध्यान देना है, पूरब में आपको काठमांडू घाटी पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है? काठमांडू घाटी पड़ता है, ये चीज़ पड़ जाएगा पूरब में। तो एक तरफ कश्मीर घाटी है, ओपन वैली, दूसरी तरफ काठमांडू घाटी देखने को मिलता है, और ये नेपाल में देखने को मिलेगा। ठंडियों के समय में यहाँ बर्फबारी होती है, बर्फबारी की वजह से ये घाटियाँ बिल्कुल बर्फ से ढक जाती हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का महीना स्टार्ट होता है, ये बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन घाटियों में बहुत मुलायम और मखमली घास आते हैं, टेम्परेट ग्रास आते हैं, मतलब शीतोष्ण वाले घास आते हैं, मुलायम एकदम, और बहुत बढ़िया मनोरम लगता है। यहाँ घूमना बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छा लगेगा आपको अगर जब यहाँ जाएँगे, ठीक है? तो इन घास के मैदानों को पश्चिम में क्या कहा जाता है, जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, तो इनको मर्ग कहा जाता है, और बुग्याल या पयार कहा जाता है। ध्यान रहे कि मर्ग कहाँ कहा जाता है, तो मर्ग इसे कहा जाता है कश्मीर में, कश्मीर में इसे क्या कहेंगे? मर्ग कहेंगे। अब कश्मीर में कौन-कौन से मर्ग हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आपने सुना हो गुलमर्ग, आपने सुना हो सोनमर्ग, ठीक है? ये आपको देखने को मिल जाएगा। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक? बुग्याल और प्यार आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो बुग्याल और प्यार आपको जो देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ये भी घास का ही मैदान है, उसी तरीके से है घाटियों में। बस इसे बुग्याल या प्यार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ये आपका लघु हिमालय है और ये जो शिवालिक हिमालय है, इन घाटियों को क्या कहा जाता है? पश्चिम में दून घाटी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा सवाल कि आखिर दून घाटी कहाँ है? तो दून घाटी पश्चिम में पड़ता है, ठीक है? और जो पूरब वाले घाटियाँ होते हैं, उन्हें द्वार घाटी कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। ध्यान देना यहाँ पर, इस घाटी को दून कहा जाएगा, और दून घाटी कहाँ मिलेंगी? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के पश्चिम में मिलेंगी, ठीक है? जैसे हम बात करें कुछ दून के बारे में, जैसे आपने सुना हो कोटली दून, कोटली दून, का से कोटली और का से कश्मीर, ये कश्मीर में मिलता है, ठीक है? और आपने सुना हो कोटली दून, कोटली दून कहाँ है? कोटली दून आपको ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देना, कोटली दून हो गया, कोटली दून हो गया, एक दून आपका और पड़ता है, ठीक है? इस दून को कहा जाता है देहरादून। है तो बहुत सारे भाई, लेकिन ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड में पड़ेगा, ठीक है? और पोटली दून भी आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। पूरब में इसे क्या कहा जाएगा? पूरब में इसे द्वार कहा जाएगा। द्वार में कौन-कौन सा आ जाएगा? तो आपको ध्यान रहे, द्वार में आ जाता है, एक आएगा हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ेगा, और पश्चिम बंगाल में आता है अलीपुर द्वार, अलीपुर द्वार, ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। और ध्यान रहे, ये दून और द्वार घाटियां जो हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। आपको बता दें कि ये जो लघु हिमालय है, ये पर्यटन के लिहाज से बहुत ही लुभावना है, पर्यटक को बहुत खींचता है। जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, लघु हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं, घाटियां हैं, जो बहुत सारे लोगों को खींचता है। जैसे आपने कुल्लू, मंडी, मनाली, शिमला, ठीक है, डलहौजी, ये सब क्षेत्र सुने होंगे। उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलता है चक्राता, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, ये सब बहुत मनोरम स्थान, हिल स्टेशन है, ठीक है? तो शायद आपने ये सारी बातें समझ गए होंगे। हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर हम किसी और वीडियो में पढ़ाएँगे। आज तक यहीं तक, और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।